ये कहानी किशनगंज नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां बिरजू नाम का एक बहुत सीधा साधा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। बिरजू की मालिया हालात बहुत खराब थी। वो गांव के बड़े बड़े जमींदारों के खेत में मेहनत मजदूरी करता था। बिरजू कभी किसी के खेत में काम करता था तो कभी कभी किसी के घर पर जाकर साफ सफाई का काम भी करता था, ताकि उसके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। बिरजू इतनी मेहनत करता था, पर फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं बच पाते थे कि वो अपने और अपने पत्नी के लिए अच्छे से 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम कर सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी मालिया हालात और खराब होती गई। इसी बीच बिरजू अपनी पत्नी से बोलता है, गौरी, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। नहीं गौरी, मुझे नहीं लग रहा है। मेरी इस गरीबी ने मेरे साथ तुम्हें भी पिस के रख दिया है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप जितना भी कमा रहे हो, हम उसमें ही गुजर बसर कर लेंगे। और अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो अब से हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे। आपके साथ साथ मैं भी आस पड़ोस के लोगों के यहाँ छोटा मोटा कोई काम देख लेती हूँ। नहीं गौरी, मैं तुम्हें पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूँ, और अब तुम किसी और के यहाँ काम करो, ये मैं नहीं देख पाऊंगा। तो आप सब चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए और मेहनत करिए। बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। पर मैं भी क्या करूं? मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, मुझे मेरे मेहनत के हिसाब से यहाँ कोई मजूरी देता ही नहीं है। अब तो पहले की तरह काम भी नहीं मिल रहा है। गौरी, मैं सोच रहा हूँ कि अब शहर जाकर काम करूं। यहाँ दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन हमें सही से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। शहर में मेहनत करूंगा तो कम से कम पैसे तो ज्यादा मिलेंगे। पर आप शहर चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? आपके बिना यहाँ मेरा कोई नहीं है। मैं समझता हूँ गौरी, पर कुछ ही समय की बात है। मुझे जैसे ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं वहां 1-2 साल कमाकर कुछ पैसे बचा लूंगा। फिर उन पैसों से यह गांव में कोई दुकान खोल लूंगा, ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। नहीं जी, मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। अभी मैं जिस हाल में हूँ मैं उसी में खुश हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ गौरी, लेकिन हमारी हालत देखकर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, अगर आपको यही सही लग रहा है तो जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं आज आपका सामान बांध देती हूँ, आप कल चले जाना। अगले दिन बिरजू अपने सामान की बैग लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। पूरे दिन चलने के बाद आखिरकार बिरजू शहर में पहुंच जाता है। जिस शहर में बिरजू काम की तलाश में गया था, वो शहर उसके लिए बिल्कुल अनजान था। उस शहर में बिरजू का ना तो कोई मित्र था और ना ही कोई सखा संबंधी। चलो, अब यहाँ आ तो गया हूँ, पर काम ढूंढने से पहले सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढ लेता हूँ, ताकि आज रात तो कहीं रुक सकूं। बिरजू सबसे पहले आसपास में दिख रहे होटलों में जाकर वहां रहने के लिए बात करने जाता है, पर वो वहां से हताश होकर बाहर आ जाता है, क्योंकि बिरजू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वहां का किराया दे सके। बाप रे बाप, इतना किराया एक रात रुकने का! इतने में तो मैं पूरे महीने का राशन खरीद लूं घर का। आखिरकार होटलों के चक्कर मार मार के वो परेशान हो जाता है। एक काम करता हूँ, इन होटलों में रहने से अच्छा किसी भाई के यहाँ रुक जाता हूँ। कम से कम मेरे कुछ पैसे तो बच जाएंगे। फिर बिरजू वहां से आसपास में दिख रहे घरों में जाकर रहने के लिए बात करने जाता है। बिरजू जब एक घर के पास पहुंचा तो वहां पहले से उस घर का मालिक बाहर बिस्तर लगाकर बैठा होता है। भाई, मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ और अब शाम होने वाली है और मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर आप मुझे रात भर रुकने के लिए अपने घर में थोड़ी जगह दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें जानता पहचानता नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूँ? बहुत से लोग शहर में काम करने आते हैं, तुम कोई नए नहीं हो। जाओ और अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। बिरजू को उस व्यक्ति की बातें बहुत बुरी लगती है, पर वो उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। थोड़ी देर चलते चलते वो एक दूसरे घर के पास पहुंच जाता है, जहां एक महिला बैठी होती है। बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ काम की तलाश में, पर अब कुछ ही देर में रात हो जाएगी, तो आज रात को रुकने के लिए जगह तलाश कर रहा हूँ। क्या मैं आपके यहाँ आज रात रुक सकता हूँ क्या? भाई, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, पर मेरे घर में केवल मैं और मेरी बेटी रहती है, तो मैं ऐसे ही किसी पराये मर्द को अपने घर में नहीं रुका सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं है बहन, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। बिरजू वहां से भी निराश होकर अपने लिए दूसरे घर की तलाश में निकल जाता है।
बिरजू कई घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में ठहराने से मना कर देता है। ये सब देखकर बिरजू बहुत ही निराश हो जाता है। फिर सोचने लगता है, इस शहर में कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं रात में कहाँ जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब इस शहर में मुझे रुकने के लिए कोई घर ही नहीं मिल रहा, तो मुझे इस शहर में काम कैसे मिलेगा? बिरजू ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर पास वाली एक झोपड़ी पर पड़ती है। बिरजू फौरन उस घर के पास चला जाता है। बिरजू जब उस घर के पास पहुंचा तो उसने देखा अंदर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। बिरजू उन्हें आवाज लगाता है, अम्मा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बिरजू की आवाज सुनकर बूढ़ी अम्मा बाहर आ जाती है। अम्मा, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, पर कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। बस अब आपसे ही उम्मीद है। कृपा करके आप मुझे अपने घर में रात भर रुकने की जगह दे दीजिए। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है और एक माँ अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? चलो आओ, अंदर आ जाओ। बिरजू उस बूढ़ी अम्मा के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर वह अम्मा बिरजू से कहती है, बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। अम्मा, इस घर में आप अकेले रहते हो क्या? आपके परिवार के बाकी लोग आपके साथ नहीं रहते हैं क्या? बेटा, मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरे पति तो कई साल पहले ही मुझे छोड़ के जा चुके हैं और एक लड़का था, वो भी विदेश में जाकर रहता है। इस घर में मैं अकेली रहती हूँ। माँ, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। अब आप इस घर में अकेली नहीं हैं। अब से आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, देखने में भी बहुत भला लगता है। इस शहर में बहुत होशियारी से रहना, क्योंकि यहाँ बहुत ठग रहते हैं। वे नए आदमी को देखकर उसे ठग लेते हैं। ठीक है अम्मा, मैं ध्यान रखूंगा, आप परेशान मत होइए। बेटा, वैसे तुमने कोई काम देखा है या देखना बाकी है? अम्मा, मैं कल शहर में नौकरी ढूंढने जाऊंगा और हो सकेगा तो आपके घर के आसपास में ही किराए पर घर ले लूंगा, ताकि आपके आसपास रहकर आपकी देखभाल कर सकूं। नहीं बेटा, तुम्हें किराए पर दूसरा घर लेने की जरूरत नहीं है। तुम जब तक चाहो मेरे इस घर में रह सकते हो, क्योंकि तुम रहोगे तो कम से कम मुझे ऐसा लगेगा मेरा बेटा मेरे पास है। हाँ अम्मा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, पर मैं एक शर्त पर आपके घर पर रुकूंगा कि मैं जो किराया किसी और को देने वाला था वो मैं आपको दूंगा। ठीक है बेटा, चलेगा। फिर क्या था, बिरजू अम्मा के साथ उनके घर पर रुक जाता है और आज की रात वो उनके यहाँ खाना वगैरह खाकर सो जाता है। अगली सुबह सुबह बिरजू काम की तलाश में निकल जाता है। जल्दी ही उसे एक सेठ के गोदाम पर काम मिल जाता है। बिरजू कभी भी सेठ के किसी भी काम से इनकार नहीं करता था और वो हर काम को लगन और ईमानदारी से करता था। बिरजू के काम के प्रति मेहनत और लगन को देखकर सेठ बिरजू से बहुत खुश रहते थे। बिरजू को इतनी मेहनत करते देख सेठ बिरजू की पगार भी बढ़ा देते हैं। बिरजू अपनी कमाई से सिर्फ उतना ही खर्च करता था जितने की उसे जरूरत होती थी और बाकी बचे हुए पैसे को वो एक छोटी सी थैली में बचत किया करता था। शहर में काम करते करते बिरजू को अब कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बिरजू अम्मा के घर के बाहर बैठे बैठे सोचता है, जब मैं 10,000 रुपए जमा कर लूंगा तब मैं पूरे पैसे लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाऊंगा। फिर गांव में कोई अच्छी सी दुकान खोल लूंगा ताकि गांव में अपने पत्नी के पास रह सकूं। ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। बिरजू बहुत मेहनत करता है और थोड़ा थोड़ा करते करते 10,000 रुपए जमा कर लेता है। एक गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है, इसलिए बिरजू अम्मा से कहता है, अम्मा, अब मेरे पास पूरे 10,000 रुपए हो गए हैं। अब मुझे चिंता हो रही है और अब किसी कारण ये रुपए कहीं खो गए या फिर किसी ने छीन लिए तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इतने बड़े रकम को अपने साथ लिए घूमना तो बेवकूफी होगी और इस घर में पैसे छुपा कर रखना भी सही नहीं है। क्या पता मुझे कोई पैसे छुपाते देख ले और बाद में पैसे चुरा कर ले जाए, तो फिर मुझे तो खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। बहुत ही बदमाश और बुरे लोग रहते हैं इस शहर में, इसलिए अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। बेटा, तू सही कह रहा है, लेकिन बेटा तू इतनी जल्दी अपने गांव क्यों जा रहा है? थोड़े दिन और रुक जा। अम्मा, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से जा रहा हूँ। बेटा, तू एक काम कर, तू इस शहर के मशहूर जमींदार गिरिधर लाल के पास चले जा और अपने पैसे तू उनके पास रख दे और जब तुझे घर जाना होगा तब तू अपने पैसे गिरिधर लाल से वापस ले लेना। लेकिन अम्मा, मैं उस जमींदार के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता कल के समय पर वो पैसे देने से मना कर दे तो?
बेटा गिरिधर लाल बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है। तुम बेफिक्र होकर अपने पैसे उसे दे सकते हो। शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पैसे उसके पास रखते हैं। अम्मा की बात मानकर बिरजू अपने 10,000 रुपए लेकर गिरिधर लाल के पास पहुंच जाता है। जमींदार अपने सामने नए आदमी को देखकर बोला, कौन हो भाई तुम, और तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। जमींदार साहब, मेरा नाम बिरजू है। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो गांव से यहाँ कमाने आया हूँ। मैंने कई साल तक मेहनत करके अपने पास 10,000 रुपए जमा किए हैं, और आप तो जानते हो शहर का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने पूरे पैसे आपके पास एक अमानत की तौर पर रखने आया हूँ। मैंने सुना है कि पूरे शहर में बस एक आप ही है जिसके पास मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं इस शहर में रहूंगा और काम करूंगा, तब तक मेरे पैसे आपके पास सुरक्षित रहेंगे। मेहरबानी करके आप इन पैसों को अपने पास रख लीजिए। गिरिधर लाल ने जल्दी से पैसों की थैली अपने पास ले ली और फिर वो बिरजू से बोला, सही कहा बिरजू भाई, तुम्हें अपने पैसे रखने के लिए इससे और बेहतर जगह कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए अब तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे ये पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। अब तुम बिना किसी चिंता के अपने घर जा सकते हो। जब भी तुम्हारा मन चाहे अपने पैसे वापस ले जाना। जमींदार की ऐसी बातें सुनकर बिरजू भी बेफिक्र होकर अपने घर चला जाता है। फिर कुछ समय और बीत जाता है। देखते देखते और 1 साल निकल जाता है। बिरजू अपने काम में मग्न रहता है। ऐसे ही एक दिन बिरजू जब पलंग पर बैठा हुआ था, तभी उसे उसकी पत्नी गौरी की बहुत याद आने लगती है। अब बहुत समय हो गया है। देखते देखते 3 साल गुजर गए। अब तो मुझे गौरी के पास जाना ही होगा। अब जब बिरजू अपनी पत्नी के पास जाने का निश्चय करता है, तो वो सबसे पहले अम्मा को सारी बात बताने चला जाता है। अम्मा, अब बहुत समय बीत गया है। अब मैं सोच रहा हूँ गौरी के पास चला जाऊं। मैं तो उसे कहकर आया था 1-2 साल में आ जाऊंगा, पर अब मुझे यहाँ कमाते कमाते 3 साल हो गए हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। फिर क्या था, बिरजू अपने घर जाने की तैयारी करके जमींदार के पास अपने पैसे लेने चला जाता है। जमींदार साहब, मैं अब अपने गांव जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पास अपने पैसे लेने आया हूँ। कृपा करके आप मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। जमींदार बिरजू को गौर से देखकर बोला, तुम किस पैसे की बात कर रहे हो भाई? तुमने कब मुझे पैसे दिए थे? जमींदार की ये बात सुनकर बिरजू के होश उड़ जाते हैं। साहब, मैंने कुछ समय पहले ही तो आपके पास 10,000 रुपए अमानत की तौर पर रखे थे। 10,000 रुपए? अरे इतनी बड़ी रकम है जो तुम्हारे 7 पीढ़ियों ने भी देखी नहीं होगी। वैसे तुम्हारे पास कहाँ से इतने पैसे आ गए? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे 10,000 रुपए दिए थे? साहब, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, पर लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैंने पैसे देते वक्त आपसे कोई प्रमाण नहीं लिया था। बिरजू जमींदार को अपने 10,000 रुपए की याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जमींदार बिरजू की एक बात नहीं सुनता है। जमींदार अपने नौकरों को बुलाता है और फिर अपने नौकरों से कहता है, ये कोई बहरूपियां है और झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहता है। इसे मेरे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो, और याद रहे ये दोबारा मेरे घर में न घुसाए। आखिरकार जमींदार के नौकर बिरजू को उसके घर के बाहर निकाल देते हैं। जमींदार के घर के बाहर आने के बाद बिरजू सोचता है, अब मैं क्या करूंगा? जमींदार ने तो मेरे मेहनत की कमाई हड़प ली है और मेरे पास उनके खिलाफ कोई प्रमाण भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कमजोर और लाचार बिरजू रोते हुए बूढ़ी अम्मा के घर की ओर चल पड़ा। बूढ़ी अम्मा के घर की तरफ जाते हुए बिरजू फिर से वही बात दोहराने लगा। हे भगवान, सालों की मेहनत, मेरी जमा पूंजी सब लुट गया। क्या सोचा था और क्या हो गया? उस बदमाश जमींदार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बिरजू दुखी मन से बूढ़ी अम्मा के घर लौट आता है। बिरजू को रोता हुआ देख बूढ़ी अम्मा बिरजू से पूछती हैं, क्या हुआ बिरजू बेटा, तू रो क्यों रहा है? तू तो गिरिधर लाल जमींदार के पास अपने पैसे वापस लेने गया था ना? हाँ अम्मा, मैं बर्बाद हो गया। मेरी जमा पूंजी सब लुट गई। जमींदार गिरिधर लाल ने मेरे पैसे वापस देने से इनकार कर दिया। पैसे मांगने पर उसने कहा, मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा है। तू मुझे पैसे देकर कब गया था? तू पक्का कोई बहरूपिया है जो झूठा आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहता है। और ऊपर से उसने अपने नौकरों को बुलवाकर मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। बिरजू की सारी बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मायूस हो जाती हैं। बिरजू बेटा, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुझे तेरे बचत के पैसे जमींदार गिरिधर लाल के पास रखने को कहा था। मुझे पता नहीं था गिरिधर लाल इतना बड़ा बेईमान और धोखेबाज स्वभाव का है। लोग तो उसके ईमानदारी के गुण गाया करते थे। अम्मा,
आप अपने आप को दोष मत दो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे अच्छे के लिए ही कहा था, मगर होना तो वही था जो भगवान को मंजूर था। लेकिन बेटा, अब तू क्या करेगा? उस बेईमान जमींदार से अपने पैसे वापस कैसे लेगा? अम्मा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे खाली हाथ ही अपने घर लौटना होगा। बूढ़ी अम्मा और बिरजू आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ अम्मा के बगल में रहने वाली लक्ष्मी नाम की औरत आती है। वो दोनों को उदास देखकर पूछती है, क्या बात है बिरजू भाई, आज आप और अम्मा दोनों इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? अब आपको क्या बताओ लक्ष्मी बहन, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने कई साल दिन रात मेहनत करके 10,000 रुपए जमा किए थे। पैसे जमा करने के लिए मैंने ना कभी पेट भर खाना खाया और ना कभी पूरी नींद ली। फिर बिरजू ने लक्ष्मी को सारी बात बताई कि किस तरह जमींदार ने बिरजू को धोखा देकर उसके सारे पैसे ठग लिए। बेटी, लोग कहते हैं कि जमींदार गिरिधर लाल बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है। यही सोचकर मैंने बिरजू को उसके सारे पैसे उसके यहाँ रखने कहा था और बिरजू भी मेरी बातों में आकर उसके पास अपने पैसे रखाया था। अम्मा, आप दोनों परेशान मत होइए, मेरे पास एक तरकीब है। अगर ये तरकीब काम कर गई तो बिरजू भाई को उनके पैसे भी वापस मिल जाएंगे और जमींदार की अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। फिर लक्ष्मी बूढ़ी अम्मा से एक संदूक मांगती है। बूढ़ी अम्मा भी लक्ष्मी के कहे अनुसार एक बड़ा पुराना संदूक लाकर उसके सामने रख देती है। बूढ़ी अम्मा से संदूक लेकर लक्ष्मी कहती है, अम्मा, अब मैं और बिरजू भैया उस जमींदार के पास जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। लक्ष्मी अपने सर पर संदूक रखकर बिरजू और अम्मा के साथ उस बेईमान जमींदार गिरिधर लाल के घर की तरफ चल देती है। जब जमींदार की घर की दूरी बहुत कम रह जाती है, लक्ष्मी अम्मा से कहती है, अम्मा, आप यही रहकर हमारा इंतजार कीजिए। जब तक जमींदार बिरजू भैया के पैसे ना दे दें, तब तक आप अंदर मत आइएगा। जैसे ही जमींदार बिरजू भैया के पैसे दे देगा, तब भैया आपके पास आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर में आप अंदर आ जाना और मुझे कहना, बहू, मेरा बेटा व्यापार करके घर आ गया है और वो तुम्हें बुला रहा है, जल्दी चलो। ठीक है बेटी, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर लक्ष्मी और बिरजू दोनों जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर रुक जाते हैं और लक्ष्मी बिरजू से कहती है, भैया, पहले मैं अंदर जाती हूँ, आप कुछ समय के बाद अंदर आ जाना। उसके बाद लक्ष्मी जमींदार के घर के अंदर पहुंच जाती है। जमींदार लक्ष्मी के पास इतने बड़े संदूक को देखकर सोचता है, इस औरत के पास संदूक तो काफी बड़ा लग रहा है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी तो चांदी चांदी हो जाएगी। बहन, आप यहाँ किस काम से आई हो और तुम्हारे पास इतना बड़ा संदूक है, उसमें क्या है? मैं चंदन व्यापारी की पत्नी हूँ। मेरे पति दूर दराज के देश में व्यापार करने गए हैं। वो न कई दिनों से घर लौट कर नहीं आए हैं, न जाने वो घर कब वापस आएंगे। और हमारे इलाके में चोरी की वारदात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आए दिन किसी न किसी के घर पर चोरी हो जाती है। इसीलिए मैं कई रातों से चैन की नींद नहीं सो पाई हूँ। मुझे हमेशा डर लगता है और यही चिंता लगी रहती है कि कहीं हमारे यहाँ चोरी ना हो जाए। इसलिए मैं ये संदूक आपके पास लाई हूँ। इस संदूक में हमारे जीवन भर की कमाई, रुपए, हीरे जवाहरात और सोने चांदी है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने पास संभाल कर अच्छे से रखिए। जब मेरे पति व्यापार करके घर वापस आएंगे, तब मैं ये संदूक आपके पास से ले जाऊंगी। लक्ष्मी की बात सुनकर लालची गिरिधर लाल सोचने लगा। संदूक को देखकर तो लगता है इस संदूक में कम से कम 7-8 लाख रुपए का सामान तो होगा। मैंने सुना है कि चंदन व्यापारी बहुत ही अमीर आदमी है। फिर जमींदार लक्ष्मी से बोला, बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपना धन मेरे पास ले आई हो। तुम्हारा धन मैं अपने पास बहुत ही संभाल कर रखूंगा। तुम विश्वास करो, तुम्हारी दौलत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जब कभी तुम अपना धन लेने मेरे पास आओगी, मैं तुम्हें तुम्हारा 1-1 रुपया सही सलामत वापस कर दूंगा। पर भाई, मैं आपका कैसे विश्वास करूं कि मुझे मेरी दौलत सही सलामत वापस मिल जाएगी? बहन, पूरे शहर में मेरी ईमानदारी की चर्चा है। पूरे शहर में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे बुरा या बेईमान बता सके। जमींदार और लक्ष्मी आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ बिरजू आ जाता है। बिरजू को देखकर जमींदार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर जमींदार सोचने लगता है, ये आदमी बहुत सही समय पर आया है। अपनी ईमानदारी दिखाना का ये बहुत ही बढ़िया मौका है। मैं इस आदमी को इसके 10,000 रुपए लौटा दूंगा और इस औरत से इसका संदूक ले लूंगा। इस औरत की इतनी बड़ी दौलत लेने के लिए मुझे 10,000 रुपए की कुर्बानी देनी ही होगी। मेरी बहन, मैं तुम्हें विश्वास दिलवाता हूँ, इस पूरे शहर में तुम्हें मेरे घर के अलावा ऐसी दूसरी कोई और सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी जहां तुम अपना ये धन रख सको। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ।
तुम्हारी ये अमानत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अरे मेरे घर में तुम्हारे इस दौलत को कोई छू भी नहीं सकता है। चोरी करने की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि कोई भी चोर मेरे घर में घुसने से पहले 100 बार सोचेगा। ये कहते कहते जमींदार ने ऐसा ढोंग किया जैसे बिरजू पर उसकी नजर अभी अभी पड़ी हो। फिर वो बहुत खुश होकर बोला, अभी तुम ये देखो, इस आदमी ने अपनी पूरी जमा पूंजी मेरे पास रखी थी। सुबह ही ये अपनी जमा पूंजी मेरे पास लेने आया था, पर उस समय मुझे याद नहीं आया तो मैंने इसे चोर समझकर भगा दिया था। पर फिर जब मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला तब कहीं जाकर मुझे इसका चेहरा याद आया। भाई तुमने बहुत सही किया जो तुम अपने रुपए वापस लेने चले आए, वरना मैं अभी अपने नौकर को तुम्हें बुलाने भेजने ही वाला था। इस आदमी को तो मैं बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ। ये बहुत दूर से इस शहर में काम करने आया है। ये बेचारा बहुत मेहनत से काम करता है। इसने शायद हमारे यहाँ भी काम किया है। इसने बहुत मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। क्या तुम इस आदमी को जानती हो? फिर तो किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अभी इस गरीब के पैसे इसे दे देता हूँ। फिर क्या था, जमींदार बिरजू के पैसे लाने अपने तिजोरी वाले घर में चले जाता है और लक्ष्मी और बिरजू वहाँ रुककर उसका इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ समय में जमींदार बिरजू के 10,000 रुपए लाकर बिरजू को दे देता है। बिरजू तुरंत अपने पैसे लेकर जमींदार के घर से चलता बनता है। बिरजू को उसके पैसे लौटाने के बाद जमींदार लक्ष्मी से बोला, देखो बहन, मैंने इस गरीब आदमी के पैसे जैसे के तैसे सही सलामत इसे वापस कर दिए। अब तो तुम्हें मेरी ईमानदारी पर विश्वास हो गया होगा कि लोगों की दौलत मेरे पास एकदम सुरक्षित रहती है। जी बिल्कुल भाई साहब, मुझे आप पर पूरा विश्वास हो गया है कि आप बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हो। तो लाओ, मुझे अपना ये संदूक दे दो और बेफिक्र होकर अपने घर चले जाओ। जमींदार लक्ष्मी से संदूक मांग ही रहा होता है कि उतने में बूढ़ी अम्मा जमींदार के घर में आ जाती है और लक्ष्मी से कहती है, बहू जल्दी घर चलो, मेरा बेटा व्यापार करके घर लौट आया है और वो तुम्हें बुला रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है जो वो घर लौट आए। अब हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, अब आपको भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे पति अपने धन को खुद सुरक्षित रख लेंगे। फिर क्या था, लक्ष्मी ने संदूक उठाया और जमींदार के घर से चली गई और ये सब देखकर जमींदार को गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से के मारे उसका बहुत बुरा हाल था। जमींदार मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था और खुद को बुरा भला कह रहा था। वाह गिरिधर लाल, वाह, हाथ में आई दौलत लौटकर वापस चली गई। इस कमबख्त चंदन व्यापारी को अभी ही आना था, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था। थोड़ी देर बाद आता तो उसका क्या बिगड़ जाता? नहीं, पर उस कमबख्त को अभी ही आना था। अगर वो थोड़ी देर बाद आता, वो धन से भरा संदूक मेरा हो जाता। अगर वो संदूक मेरे हाथ लग जाता तो पैसों से मेरी पूरी तिजोरी भर जाती। अब क्या करूं अपनी फूटी किस्मत का? पैसों से भरा संदूक भी नहीं मिला और 10,000 रुपए भी हाथ से चले गए। इधर जमींदार अपने किस्मत को कोस रहा होता है और उधर बूढ़ी अम्मा के घर पर लक्ष्मी बिरजू से कहती है, बिरजू भाई, इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई बेईमान और चालाक आदमी नहीं है जिसकी बेईमानी हमेशा सफल हो जाए। भाई, अब आप अपने घर जाइए और अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिताइए। बहुत भटक चुके इस अनजान इलाके में। फिर क्या था, लक्ष्मी बिरजू की बहुत बड़ी मदद करके अपने घर के लिए निकल जाती है। लक्ष्मी के जाने के बाद बिरजू भी बूढ़ी अम्मा से अपने घर जाने के लिए इजाजत मांगने लगता है। अम्मा, अब मुझे भी यहाँ से जाने की आज्ञा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने बड़े अनजान शहर में मुझ जैसे अनजान की मदद की और रहने के लिए छत दी। अम्मा, मैं आपका ये एहसान अपनी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है बेटा, तू भी तो मेरे बेटे जैसा है, तो मैंने तो बस एक माँ होने का फर्ज निभाया है। अब तुम अपने घर जाओ और हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर क्या था, बिरजू अम्मा से उनका आशीर्वाद लेकर और उनको अलविदा कहकर अपने गांव के लिए निकल जाता है। बिरजू ने अपने बचत किए हुए पैसों से एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली थी, जिस कारण अब उसे किसी के यहाँ मजदूरी भी नहीं करनी पड़ती थी और वो अच्छा खासा कमा भी रहा था। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी पत्नी के साथ साथ रह रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर बिरजू भी हार मानकर अपने गांव लौट आता तो उसकी पूरी जमा पूंजी पर लालची गिरिधर लाल मजा कर रहा होता और तो और वो और भी भोले भाले लोगों को इसी तरह ठगता।
पर लक्ष्मी की सूझबूझ और चतुराई ने बिरजू को उसके रुपए भी दिला दिए और लालची जमींदार को सबक भी सिखा दिया। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।